मेरी सिप मेरा सवाल। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। आपके लिए हर शाम को 4 से 5 ये लाइव सेशन लेकर आती हूं। मेरी सिप मेरा सवाल नाम से ही जाहिर है। कोशिश ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, आप सिप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके मन में अगर कोई भी कंफ्यूजन आता है या आपको लगता है आपके पोर्टफोलियो को क्या अभी रिव्यू करने की ज़रूरत है, तो हम हैं आपके साथ, क्योंकि शो में हमारे एक्सपर्ट करते हैं आपकी मदद। लेकिन आज शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ जो आ रही है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। म्यूचुअल फंड भारतीय निवेशकों का फेवरेट इन्वेस्टमेंट बन रहा है और ये हम नहीं बल्कि एम्फी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं। मई में अगर हम इनफ्लोज पर नज़र डालें तो मई के महीने में म्यूचुअल फंड में 83% का निवेश बढ़ा है। जी हाँ, मई के महीने में 34,697 करोड़ का निवेश आया है म्यूचुअल फंड में, अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग कैटेगरी में। यही आंकड़ा अप्रैल में 18,917 करोड़ रुपए का था, लेकिन इससे कहीं आगे अब हम देख रहे हैं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 36,000 करोड़ से ज़्यादा का। और सबसे ज़्यादा इनफ्लो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपका पहला निवेश किस तरह की कैटेगरी के फंड में होना चाहिए? और हमें लगता है कि जो नए निवेशक होते हैं वो सिंपली एकदम टोटल इक्विटी एक्सपोजर नहीं उनको लेना चाहिए, उनको थोड़ा संभल के लेना चाहिए। तो उनके लिए हाइब्रिड कैटेगरी के फंड कैसे होंगे, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। और आपको इस हाइब्रिड फंड्स के बारे में बताने के लिए, आपके पोर्टफोलियो पर राय देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्ष रुंगटा। थैंक यू सो मच हर्ष, वेलकम टू मनी 9। थैंक यू प्रियंका। चलिए, तो हर्ष हमें बहुत दिनों के बाद हमें मिले हैं, तो हम पूरा उनसे आज एकदम हाइब्रिड फंड्स की सारी ए टू जेड समझने वाले हैं। और अगर आप हर्ष से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी मैं बता दूं कि आप अपने क्वेश्चन कैसे भेज सकते हैं। यही मौका है जब आप हमारे एक्सपर्ट से लाइव अपने सवाल पूछते हैं, वो आपको अभी के अभी बताएंगे क्या करना है। 9311211874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसके साथ ही आप हमें चाहें तो ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर कर सकते हैं। और साथ ही में अगर YouTube पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो YouTube पर भी अपने लाइव क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। वेलकम हर्ष। मैं सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगी कि अगर कोई इन्वेस्टर पहली बार इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना कदम बढ़ाने वाला है तो आपको क्या लगता है कि हाइब्रिड फंड्स क्या वो राइट कैटेगरी हैं? क्योंकि इसमें आपको केवल इक्विटी नहीं, इक्विटी के साथ साथ डेट का एक्सपोजर मिलता है और फिर इसमें एक रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से भी आपको जो है स्कीम्स मिलते हैं। आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आपके नज़रों में आप किन्हें रेकमेंड करते हैं हाइब्रिड फंड? और क्या जो मैं समझ रही हूँ नए इन्वेस्टर के लिए एक राइट कैटेगरी है? जी हाँ प्रियंका, एकदम सही कहा आपने। अगर मान लीजिए आज की तारीख में कोई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मार्केट्स में पहली बार आ रहे हैं, इक्विटी मार्केट्स में समझ लीजिए, या म्यूचुअल फंड में नया निवेश कर रहे हैं, तो उन्हें हमेशा ये मन में रहता है कि एनएवी क्या होती है, इक्विटी मार्केट की फ्लक्चुएशन किस तरह से हमारे पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट होगा, बहुत सारे सवाल होते हैं। सो अगर एक नया इन्वेस्टर है, मार्केट में आ रहा है, तो उन्हें ये भी होता है कि भाई कितना इक्विटी में लगाऊं, कितना डेट में लगाऊं। तो ये सारी दुविधाओं को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड्स जो हैं वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आपको 2 या 3 एसेट्स के मिक्स मिलते हैं। सो इक्विटी हो गया, डेट हो गया, कमोडिटीज में मान लीजिए जैसे गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, ऐसे आपको एक्सपोजर एक ही स्कीम में मिलता है। सो कोई भी निवेशक मान लीजिए कोई भी एक सिंगल हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, इन सब का एक्सपोजर एक ही स्कीम में मिलता है। अलग अलग टाइप की स्कीम्स हैं और जो हाइब्रिड फंड्स हैं वो भी अलग अलग कैटेगरी की हैं, जिसमें इक्विटी डेट का रेशियो वगैरह अलग अलग होता है। तो उदाहरण के रूप में अगर आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात कर रहे हैं, सो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में जो मैंडेट होता है वो ये है कि मिनिमम 65% इक्विटी में लगाया जाएगा और बाकी का जो 35 है, 35% जो बाकी का है वो डेट में और कमोडिटीज में या जो गोल्ड वगैरह है उसमें लगाया जाएगा। तो अगर कोई निवेशक मान लीजिए 1 लाख रुपया निवेश कर रहा है एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में, उन्हें इतना मालूम होना चाहिए कि 65,000 रुपीज आपका पैसा जो है वो इक्विटी में लगेगा और 35,000 रुपीज जो है वो जाएगा डेट और कमोडिटीज में। अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की बात करें, सो कंजर्वेटिव फंड में मैक्सिमम लिमिट जो इक्विटी की होती है वो है 25%। तो यही इन्वेस्टर मान लीजिए अगर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड चूज करता है और 1 लाख रुपए वहां निवेश करता है,
तो उसमें से मैक्सिमम 25,000 रुपया इक्विटी में जाएगा और 75,000 रुपीज आपका अलग डेट और कमोडिटीज में जाएगा। सो अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं हर एक निवेशक की रिस्क प्रोफाइल को, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि भाई हाइब्रिड फंड्स आपने जैसे कहा इसमें इक्विटी डेट और कुछ हो सकता है गोल्ड में हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो, इस तरह का एक मिक्स होता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए अलग अलग एसेट को चूज़ करते हैं। अब क्या होता है, हम जब मल्टी एसेट फंड्स की बात करते हैं उसमें भी अलग अलग एसेट्स होते हैं। सो ये हाइब्रिड फंड्स मल्टी एसेट फंड से कैसे अलग होते हैं? सो मल्टी एसेट फंड भी ना प्रियंका हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में ही आता है। ओके। ओके, सो अगर आप उसे देखेंगे, सो सेबी ने 2017 में करीबन अक्टूबर 2017 में एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने कैटेगराइजेशन की थी कि भाई इक्विटी में आपकी कितनी स्कीम्स हो सकती, डेट में कितनी होगी, जैसे 16 टाइप की स्कीम्स हैं डेट में। हाइब्रिड फंड में 7 तरह की स्कीम्स हैं, 7 टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड आते हैं। मैंने बात की कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की बात की है, मैंने अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात की, एक बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है जो हम बैलेंस एडवांटेज फंड्स कहते हैं। मल्टी एसेट फंड्स भी हाइब्रिड फंड्स ही हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको एक तरह की स्कीम्स है वो कहती है कि मैं इक्वल क्वांटिटी डालूंगा। जैसे मान लीजिए 30% हमने इक्विटी में लगाया, 30% डेट में लगाया और 30% मान लीजिए वो कमोडिटीज में लगाएंगे, उसमें रीट्स भी आ सकता है, इनविट्स भी आ सकता है। सो मल्टी एसेट एज द वर्ड सेज कि उसमें अलग अलग कैटेगरी ऑफ एसेट्स आते हैं। अगर हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड, अग्रेसिव हाइब्रिड बात करें, उनमें भी मल्टी एसेट का एक एलोकेशन होता है, लेकिन उसमें डिफाइन किया गया है कि इक्विटी, अग्रेसिव अगर हाइब्रिड फंड है तो इक्विटी मिनिमम 65% होगा, अगर कंजर्वेटिव हाइब्रिड है तो मैक्सिमम 25% होगा। मल्टी एसेट फंड में सिर्फ एक ही उसकी ऑब्जेक्टिव है, वो कहता है कि हम 3 से अधिक एसेट्स में लगाएंगे, कितना रेशियो में लगाएंगे ये फंड मैनेजमेंट पे छोड़ा गया है। सो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो मल्टी एसेट फंड और हाइब्रिड फंड का, जो अग्रेसिव या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है उसमें थोड़ा सा जो फर्क लाता है। ओके, ऑलराइट। ये बताइए कि किसी के पोर्टफोलियो में आप हाइब्रिड फंड्स को कितना वेटेज देते हैं और किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए हाइब्रिड फंड को आप राइट कहते हैं और उन्हें एडवाइस करते हैं कि हाँ आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए। तो मतलब किसी को भी एडवाइस करने का क्या क्या देखते हैं कि भाई ये इन्वेस्टर अगर कहता है कि मुझे इतने समय में पैसा चाहिए या मेरा ये गोल है, तो आप सजेस्ट करते हैं हाइब्रिड फंड लीजिए, और कितना पोर्टफोलियो में हाइब्रिड फंड को आप डेडिकेट करेंगे? सो देखिए प्रियंका, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि भाई हर एक इन्वेस्टर को कितना मिनिमम हाइब्रिड फंड में रखना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट लेवल पे बताता हूँ। मान लीजिए आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, टोटल में आपके पास 100 रुपए जमा करने के लिए, तो आप खुद से क्या करेंगे, आप उसमें से एक रेशियो बनाएंगे कि मैं मान लीजिए 50 से 60% इक्विटी में लगा रहा हूँ, 40 से 50% में डेट में लगा रहा हूँ। तो आपके पास एक चॉइस है कि जो आपका इक्विटी एलोकेशन है वो प्योर इक्विटी फंड में आप डालिए, जो डेट का एलोकेशन है वो प्योर डेट फंड में लगाइए। या अगर आप वो चीज नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि मुझे ये अलग अलग स्कीम में नहीं लेना है, मुझे एक ही स्कीम में उसे लेना है, तो आप हाइब्रिड फंड कंसिडर करते हैं जिसमें आपको जिस रेशियो के हिसाब से चाहिए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि भाई एक इंसान को कितना मिनिमम एक हाइब्रिड फंड में होना जरूरी है। आप अपना एसेट एलोकेशन अलग अलग स्कीम्स के साथ भी कर सकते हैं। ओके। हालांकि अगर कोई नया निवेशक है, नो नो, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। या हालांकि अगर कोई नया निवेशक है मान लीजिए, तो नए निवेशक को क्या होता है कि मैं कौन सी इक्विटी फंड में अलग से लाऊं, कितना मैं डालूं, कब मैं कैसे ट्रैक करूं, फिर मैं उसे रीबैलेंस कैसे करूं। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए 50-50% इक्वल आप एलोकेशन कर रहे हैं, आपने 50% एक प्योर इक्विटी फंड में निवेश कर दिया और 50% एक डेट में किया। अब इक्विटी का वैल्यूएशन अगर बढ़ गया, मान लीजिए 60% पे आ गया वेटेज, मार्केट बढ़ गया और आपका इक्विटी एलोकेशन बढ़ गया, तो आपको इक्विटी बेच के आपको डेट में शिफ्ट करना होगा। तो ये मैन्युअली एक इन्वेस्टर को खुद से आप अपने आप से करना होगा। यही चीज अगर एक हाइब्रिड फंड में होती तो फंड मैनेजर अपने लेवल पे ऑटोमेटिकली रेगुलरली करते रहते हैं, सो इन्वेस्टर को वो चीज अपने हाथ से करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक इंटायरली डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर कितना सोफेस्टिकेटेड है, कितनी आसानी से खुद से कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो पूरी रेंज है हाइब्रिड फंड्स में कि मिनिमम 25% से लेके मैक्सिमम 85% 90% तक आपको इक्विटी में लगाना है। वो सब तरह की स्कीम्स हैं। आपको मल्टी एसेट अलग अलग कैटेगरी की चाहिए तो भी एक ही स्कीम में आ सकता है। तो ये सारी ऑप्शन जो सेबी ने बहुत अच्छी तरह डिफाइन करके एक इन्वेस्टर के सामने रखी है, एकदम क्लैरिटी के साथ में, और फिर वो इन्वेस्टर अपना चूज करे कि उसे किस कैटेगरी की हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना है। ओके, सो जब कोई इन्वेस्ट करता है हर्ष, तो फिर दो बातें होती है। एक तो भैया डाउनसाइड रिस्क,
जो सबको लगता है कि भैया ये इससे मैं कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रह सकता हूँ, और दूसरा होता है कि इन सब के बीच में मुझे रिटर्न जो है वो अच्छा मिलता रहे। तो इन दोनों में हाइब्रिड फंड्स किस तरह से बैलेंस करता है, डाउनसाइड रिस्क को मेरे लिए कैसे कम करता है और मेरे लिए रिटर्न कमाने के चांसेस को कैसे बढ़ाता है? देखिए, अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पैरामीटर्स में देखें, एक तरफ आपके हाथ में आएगा डेट फंड्स। डेट फंड्स क्या होता है, वो लो रिस्क कैटेगरी में मानी जाती है, जहां पे आपका जो मार्केट लिंक, अगर इक्विटी मार्केट से तो लिंक होता ही नहीं है, लेकिन उसमें अगर क्रेडिट पेपर्स वगैरह अच्छे लेंगे आप, तो वो लोअर रिस्क ऑफ द एंड में आता है, जहां पे आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या होता है कि मान लीजिए 6 से 7% के आसपास। और दूसरे एंड में आता है, ओके, जहां स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, तो मार्केट आपको क्या कहता है, जस्ट एक सेकंड, हाँ। तो स्टॉक मार्केट आपको क्या कहता है कि आप शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, जहां पे रिस्क हाई है लेकिन रिटर्न भी आपको मिलने की जो उम्मीद है, गुंजाइश है, वो ज्यादा हो जाती है। अब इसके बीच में आपका हाइब्रिड फंड आता है, वो कहता है कि मैं डेट फंड से ज्यादा आपको रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता हूं, लेकिन रिस्क भी उतना ज्यादा है, लेकिन इक्विटी से कम है तो रिस्क भी इक्विटी से कम है। ये एग्जैक्टली बीच में आता है डेट और इक्विटी की, और ये कॉम्बिनेशन इक्विटी डेट का कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये एकदम बीच की कैटेगरी में आता है, जहां पे आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर जो रख सकता है वो 8 से 12% आसपास समझिए, डिपेंडिंग ऑन कितना इक्विटी एक्सपोजर, कितना डेट एक्सपोजर। ओके, ऑलराइट। अब मैं चाहूँगी कि आप थोड़े से इन्वेस्टर्स की ऑल हैंड होल्डिंग कीजिए और मुझे बताइए कि आपके नज़रों में आप किस तरह के हाइब्रिड फंड्स को आपने अभी वॉच किया है और आपको लग रहा है कि ये अच्छे हैं अभी के बाजार में जहां निवेश किया जा सकता है। करंट बेस्ट फंड्स अकॉर्डिंग टू यू। देखिए प्रियंका, मैं 3 कैटेगरी में इन्वेस्टर्स को, ये स्कीम्स को कैटेगराइज करूंगा, क्योंकि अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हाइब्रिड फंड्स मोटा मोटी 2 साल से 8 साल के बीच के जो इन्वेस्टर्स की टाइम होराइजन होती है, उनके लिए फिट होता है। लेकिन इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। मान लीजिए अगर किसी इंसान को एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास एक मुश्त राशि तैयार है और वो कहते हैं कि मुझे मार्केट में आके एक साथ लगाना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता वैल्यूएशन, कोई बोलता है मार्केट बहुत वैल्यूएशन बहुत हाई है, कोई बोलता अभी भी अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे नहीं समझ में आता, मुझे एक एक मार्केट वैल्यूएशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना है। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, जो बैलेंस एडवांटेज फंड जो कैटेगरी पर, जो पॉपुलरली बैलेंस एडवांटेज फंड जाना जाता है। जो एसआईपी कर रहे हैं, टाइम पीरियड 3 इयर्स से 5 इयर्स के बीच में, 3 से 5 साल का जो टाइम होराइजन है, उसमें हम अग्रेसिव हाइब्रिड फंड देंगे, और जो 2 से 3 साल का टाइम होराइजन है, उसमें हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड देंगे या इक्विटी सेविंग्स फंड देंगे। अब तीनों कैटेगरीज में एक एक स्कीम बता दूं, ताकि एक आपको अंदाजा आ जाए कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड में आपके पास आईसीआईसीआई प्रूव बैलेंस एडवांटेज फंड एक सबसे पुराना इस कैटेगरी का फंड है, और ये ओरिजिनली एक बैलेंस एडवांटेज फंड का जो कैटेगरी मानते हैं वो उस हिसाब से चलता है। फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है इनका, जो मॉडल है, जो प्राइस टू बुक मॉडल है, जिसके मल्टीपल पे वो इक्विटी डेट का एलोकेशन डिसाइड करते हैं, बहुत अच्छा फंड है जिसमें कोई भी कंसिडर कर सकता है इन्वेस्टमेंट करना। अग्रेसिव हाइब्रिड में हम एपीएसएल इक्विटी हाइब्रिड फंड ऐड करेंगे, जिसका मिनिमम, जैसे मैंने कहा, मिनिमम 65% एलोकेशन होगा इक्विटी में, बाकी आपका डेट और कमोडिटीज में होगा। और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका टाइम होराइजन 3 से 5 साल का हो कम से कम। अगर कोई निवेशक ऐसा है जिनका टाइम होराइजन 2 से 3 साल का है, तो एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कर सकते हैं, जिसमें जैसे मैंने कहा कि 25% तक मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन होगा, बाकी डेट और इक्विटी में, डेट और कमोडिटीज में होगा। तो इसी का जो इम्पैक्ट है आप रिटर्न्स में भी देख सकते हैं, जो आप अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, कि इनका इम्पैक्ट के वजह से जितना इक्विटी डेट एक्सपोजर है, तो रिस्क जितना कम है तो रिटर्न्स थोड़ा लोअर एंड पे, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के रिटर्न्स कम है, अग्रेसिव के ज्यादा है, और बैलेंस एडवांटेज फंड के बीच में है। ऑलराइट, चलिए, तो एक और काम की बात जो अभी हर्ष ने बताई वो ये कि जो लोग लमसम निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी हाइब्रिड की जो डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड कैटेगरी की स्कीम्स हैं वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और हमारे पास ये सवाल कई बार आता है कि लमसम निवेश करना है तो कहाँ करें, उनके लिए डैफ एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जो हमारे पास लाइव आ रहे हैं, और जो लोग नहीं पूछ पा रहे उन्हें मैं बता दूं, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए, या फिर लाइव पूछिए यूट्यूब पर। तो लाइव यूट्यूब पर जो
जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वो लेती हूँ। सौरभ शुक्ला का सवाल, वो बता रहे हैं मुझे वाइफ के लिए एक पोर्टफोलियो बनाना है जिसके लिए मैंने लार्ज कैप में कैनरा रोबेको ब्लू चिप 5,000 का निवेश, मिड कैप में और कोटक एंड क्वांट में 2,500 का निवेश कर रहे हैं, और स्मॉल कैप है इनके पास टाटा और क्वांट का जिसमें 2,500 का इनका निवेश है। तो गोल है लॉन्ग टर्म 15 से 20 साल। अभी 2 दिन पहले बिटिया हुई है। ओह कंग्रेचुलेशन सौरभ जी। तो उसकी पढ़ाई और शादी के लिए भी मैं सोच रहा हूँ इसमें मुझे कुछ चेंज करना चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट मंथ से ये सिप स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो सिप कहाँ कहाँ स्टार्ट करने वाले हैं? कैनरा रोबेको ब्लू चिप में स्टार्ट करने वाले हैं, कोटक के मिड कैप में स्टार्ट करना है, क्वांट का स्मॉल कैप है, टाटा और क्वांट दोनों का स्मॉल कैप है। सो अभी शुरू नहीं किया, शुरू करने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई सौरभ जी आपको। बिटिया आई है, लक्ष्मी कहते हैं हमारे यहाँ, तो लक्ष्मी आई है, बहुत बहुत बधाई। तो सौरभ के लिए तो अच्छी सी एडवाइस होनी चाहिए हर्ष। जी हाँ सर, प्रियंका, सौरभ जी को बहुत बहुत बधाई हो नई बेटी के लिए। परिवार में एक अच्छा एडिशन हुआ है। सो बेसिकली सौरभ जी, आपका जो स्ट्रैटेजी है बहुत अच्छा किया आपने, कि अभी से आप लंबी अवधि के लिए 15 से 20 साल के लिए आपने एक एसआईपी के जरिए वेल्थ क्रिएशन का मोड चूज किया। तो आई थिंक प्रियंका, इन्होंने सही काम तो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी कर रखा है। तो अब इसमें बात आती है कि स्कीम्स जोड़ने की। तो जो आपने स्कीम्स शॉर्टलिस्ट की हैं वो आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप आपने सारी जोड़ ली हैं इसमें। और जो स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टमेंट की, मेरे ख्याल से एलोकेशन भी ठीक है। तो मुझे फिलहाल प्रियंका ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि कोई चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये इस तरह से जो पोर्टफोलियो अभी इन्होंने बनाया है, बेशक शुरू करें और 15-20 साल तक इन्वेस्टेड जरूर रहें। सिर्फ ये है कि क्योंकि सारी स्कीम्स एक्टिवली मैनेज्ड हैं, इन्हें 2 साल में एक बार इन्हें फंड का एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए कि भाई कोई स्कीम अगर नहीं परफॉर्म कर रही है या कुछ आपको बदलाव करने की जरूरत है, एलोकेशन चेंज करने की जरूरत है, तब वो कर सकते हैं। हालांकि जो स्कीम्स हैं इनकी अच्छी हैं, कोई कोई बदलाव करने की फिलहाल जरूरत नहीं। ओके, सो कुल 10,000 का आप निवेश कर रहे हैं सौरभ जी। बिल्कुल, इसको तो आप शुरू कर ही दीजिए। आप कह रहे हैं कि आप 1-2 दिन में सिप शुरू करना है, बिल्कुल कर दीजिए। और हमारे एक्सपर्ट भी इसे थम्स अप दे रहे हैं कि आपने अच्छी स्कीम्स चुनी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है आपको करना चाहिए। वसीम शेख जी का मैं अगला क्वेश्चन लेकर आती हूँ। तो वसीम जो है 1,500 रुपये की 2 सिप कर रहे हैं कैनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ रेगुलर ग्रोथ प्लान में, मिराई एसेट के लार्ज एंड मिड कैप रेगुलर ग्रोथ प्लान में, और इसके अलावा ये और सिप 1,500 की करना चाहते हैं। सो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि दोनों में 1,500 यानी 750 का कर रहे हैं या दोनों में 1,500 का। तो ये क्लैरिटी नहीं है वसीम जी के सवाल में, ये व्हाट्सएप पर इन्होंने भेजा है हमें। स्टिल अगर 1,500 का निवेश 3,000 का करें और 1,500 और ऐड करना चाहते हैं, तो आपको ये दोनों स्कीम्स कैसी लग रही हैं? ऐड अगर करना हो तो और क्या कहेंगे आप? तो देखिए प्रियंका, अगर हम इन दोनों स्कीम्स को अपने आप में देखेंगे, दोनों एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की अच्छी स्कीम्स हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है जब हम दोनों को साथ में जोड़ के एक ही पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो आपकी 2 स्कीम है आपके पास, दोनों अपने आप में अच्छी हैं, लेकिन दोनों एक ही काम कर रही हैं। तो क्या आपको 3,000 रुपए की एसआईपी 2 फंड हाउस में एक ही टाइप की कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है? तो मुझे नहीं लगता वो जरूरत है। और ये चाहते हैं कि 1,500 ऐड करें। एक छोटा सा बदलाव इनके पोर्टफोलियो में बताता हूँ। एक कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी को कंटिन्यू करें और उसमें ये 3,000 की एसआईपी करें। तो इनका जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एलोकेशन होगा वो एक ही स्कीम में होगा और वो 3,000 रुपए का हो जाएगा। और जो एडिशनल 1,500 ये जोड़ना चाहते हैं, अब इनके पास मिराई का एक स्कीम ऑलरेडी है, तो फोलियो इनके पास खुला हुआ है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मिराई का लार्ज एंड मिड कैप फंड की जगह आप इसको क्या करिए, इसको एक मल्टी कैप फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। तो आपके पास एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का कैनरा के साथ हो गया और एक मिराई के साथ जिसमें फोलियो ऑलरेडी खुला हुआ है, आप एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए जिसमें आपको लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप भी जुड़ जाता है आपके पोर्टफोलियो में। और एलोकेशन जो ज्यादा है वो हमने लार्ज एंड मिड कैप में रखा है, मल्टी कैप में हमने कम रखा है, ताकि ओवरऑल स्मॉल कैप का जो एक्सपोजर है वो लिमिटेड रहेगा और लार्ज एंड मिड कैप में आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेंगे। सो सिंपल टर्म्स में कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी में ये 3,000 कर लें एसआईपी। मेरा एसेट लार्ज मिड कैप की जगह पे मेरा एसेट मल्टी कैप में स्विच करके उधर 1,500 की कंटिन्यू कर दें। ओके, वेल एक्सप्लेन, और आपने रैप अप करके भी समझा दिया। सो तपोजॉय का मैं अगला पोर्टफोलियो लेकर आती हूँ आपके लिए। 10,000 रुपये की ये 3 सिप कर रहे हैं, एक 4,000 रुपये की सिप और करनी है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस
4000 और ऐड करना है। क्या ये सही समय है निवेश का? और मेरे पोर्टफोलियो में फ़िलहाल कोई लार्ज कैप फंड नहीं है। नए निवेश के लिए मुझे फ़ंड बताएं, साथ ही पोर्टफोलियो पर अपनी राय भी दें। और इनका पोर्टफोलियो मुझे ना दिख नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि वो हम शायद पिक नहीं कर पाए हैं पोर्टफोलियो। तपोजॉय जी प्लीज़ आप, इन्होंने ये सवाल ना हमें पिछले हफ्ते यूट्यूब पर भेजा था, तो मुझे लग रहा है आपका पोर्टफोलियो नहीं मिला है। बट ये समझ में आ रहा है कि 10,000 रुपये का निवेश है, तीन स्कीम्स में निवेश कर रहे हैं और ऐड भी करना चाहते हैं। तो देखिए प्रियंका, इन्होंने एक चीज बताई है कि इनका 10,000 की एसआईपी चल रही है जिसमें लार्ज कैप नहीं है। तो बाकी का जो स्कीम्स है वो बेशक इनके पास मिड कैप, स्मॉल कैप या कोई और कैटेगरी की स्कीम्स होंगी। तो एक बार अगर हम इसी सवाल को समझें तो इन्होंने ये आइडेंटिफाई जरूर किया है कि लार्ज कैप होना जरूरी है। तो जी हाँ, ये तपोज के सवाल के सवाल के जरिए हम ये बाकी दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में हिस्सा होना जरूरी है। लार्ज कैप क्या होता है? वो ऐसी कंपनीज होती हैं जो देश की टॉप 100 कंपनीज में आती है। जो देश की सबसे टॉप 100 कंपनीज है उसमें लार्ज कैप कंपनीज आती हैं। तो आप एक एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में जरूर करेंगे। अगर आप लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके थ्रू आप लार्ज कैप का एक्सपोजर ले सकते हैं। सो आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स फंड एक ऑप्शन है जिसमें आप अपना लार्ज कैप का एक्सपोजर ले सकते हैं। हालांकि अगर हमें इन्हें बाकी स्कीम्स का भी आइडिया होता तो हम उस पर भी बताते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये लार्ज कैप जोड़ना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि एक इंडेक्स फंड के रूप में ये अपना पोर्टफोलियो में लार्ज कैप जोड़ सकते हैं। ओके, सो तपोजी जी समहाउ हमने मिस कर दिया आपका पोर्टफोलियो। अगर आपने भेजा था तो पोर्टफोलियो ज़रूर भेज दीजिएगा। पर हाँ, लार्ज कैप की गैप है आपके पोर्टफोलियो में जो आपने खुद बताया था, उस जानकारी के आधार पर आपको हर्ष जी ने बता दिया आप कौन सी स्कीम पर नज़र डाल सकते हैं। अब मैं लेकर आती हूँ रघु साह जी का सवाल, जो कि हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और ऑलमोस्ट हर दिन ही जुड़ते हैं। रघु, नमस्ते रघु जी। पूछ रहे निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल 250 कैप इंडेक्स फंड में इनका निवेश है। 50,000 रुपये का इन्होंने लमसम किया है, क्या ये सही है? साथ ही में टाटा के स्मॉल कैप में ये 2000 की सिप कर रहे हैं, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 2000 की सिप है और कोटक के इमर्जिंग फंड में इक्विटीज़ में भी 2000 की सिप कर रहे हैं। 15 साल का नज़रिया है, 1 करोड़ का टारगेट लिया हुआ है इन्होंने कि 1 करोड़ जमा करना चाहते हैं 15 साल में। तो कुछ लमसम निवेश है जो कि हम देख रहे हैं, इन्होंने एक इंडेक्स फंड में लमसम निवेश किया हुआ है, निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल 250 कैप। सो आई थिंक इट्स अ माइक्रो कैप, बट एनीवे हर्ष, आपको कैसा लग रहा है? ये माइक्रो कैप ही है ना जिसमें उन्होंने लमसम निवेश किया है? जी नहीं प्रियंका, ये जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है, तो स्मॉल कैप में इनके इनके दो निवेश हैं। एक है 50,000 रुपया जो इन्होंने एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में लगाया है, सो यस, निपॉन इंडिया निफ्टी निफ्टी स्मॉल स्मॉल, कैप 250 इंडेक्स फंड। ओके। तो उसमें उन्होंने लमसम दिया है। तो बेसिकली 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है क्या? जैसे मैंने कहा, लार्ज कैप में आपके टॉप 100 आता है लार्ज कैप, उसमें से सेंसेक्स 30 हो गया, निफ्टी 50 हो गया। जो मिड कैप इंडेक्स है वो है 101 नंबर कंपनी से लेके 250 नंबर तक की। सो 150 कंपनियां होती है वो मिड कैप। अब 250 नंबर के नीचे जितनी भी कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं, लेकिन 251 से लेके 500 तक जो 250 कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप का इंडेक्स बनता है। तो इन्होंने क्या किया है, 50,000 रुपया लमसम एक स्मॉल कैप इंडेक्स में डाल दिया। तो 250 कंपनियों में जैसे इंडेक्स में रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल कैप इंडेक्स में, वैसे ही इनका 50,000 रुपया इन्वेस्ट हो चुका है। तो ये ठीक है, अगर ये स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेना चाहते हैं और इंडेक्स फंड के थ्रू लेना चाहते हैं तो ये एक अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। अब टाटा स्मॉल कैप में इन्होंने क्या किया, वो एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड है। वो पूरी की पूरी 250 कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करता, वो अपनी रिसर्च के बेसिस पे आपके लिए हो सकता है 50 से 70-80 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी कंपनी है उनके लिए, उनको रिसर्च बेसिस पे अच्छी लगती है और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो स्मॉल कैप में इनके पास एक्टिव और पैसिव दोनों एक स्ट्रैटेजी इनके पोर्टफोलियो में है। इसके अलावा बाकी इनके पास वो फ्लेक्सी कैप और जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स है वो ठीक है। सो अब स्ट्रैटेजी वाइज इन्हें खाली सोचना है कि स्मॉल कैप में ये इतना समझते हैं क्या, इतना एक्सपोजर लेना है। क्योंकि स्मॉल कैप मतलब वो छोटी कंपनियां हो गई। छोटी कंपनियों के साथ रिस्क क्या होता है कि अगर मार्केट वोलेटाइल होता है या मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी आती है, तो जब मार्केट गिरता है स्मॉल कैप बहुत तेजी से गिरता है एज कंपेयर टू लार्ज कैप। जब बढ़ेगा तो भी स्मॉल कैप ज्यादा बढ़ता है, लार्ज कैप उस लिहाज से थोड़ा कम बढ़ता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा है। तो अगर एक इन्वेस्टर की एपेटाइट है कि वो समझते हैं कि स्मॉल कैप में इतना एक्सपोजर लेना, इतना रिस्क है, तब तो जो ये कर रहे हैं ठीक है। नहीं समझते तो मेरे ख्याल से फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड इनके लिए ज्यादा बेटर होगा।
ओके, स्मॉल कैप पे थोड़ा सा आप ज़्यादा ही गंग हो दिख रहे हैं रघु, तो थोड़ा सा वो आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। श्याम सुंदर गुप्ता जी का सवाल लेकर आती हूँ। नमस्ते श्याम सुंदर जी, बहुत दिनों के बाद आप सवाल पूछ रहे हैं लाइव, तो फिर बिल्कुल बनता है कि मैं आपका सवाल पिक करूँ। ये बोल रहे हैं कि मुझे ज़रा रिडेम्पशन और स्विचिंग जब म्यूचुअल फंड में होता है तो उसके टैक्सेशन के बारे में समझना था। इनके दोस्त ने आदित्य बिरला सन लाइफ क्रेडिट रिस्क फंड में मार्च 2020 से मार्च 2023 तक निवेश किया। उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 45 लाख और ये अब इसमें से 10 लाख रुपए रिडीम करना चाहते हैं। फर्दर ही शिफ्टेड टू न्यूजीलैंड, चले गए हैं वो 2023 से वहीं पर हैं। तो टैक्स इम्प्लीकेशन इस पर क्या होगा अगर वो इसमें से 10 लाख जो है वो रिडीम कर लेते हैं? तो देखिए, पहली बात तो इनका निवेश किया हुआ था 2020 में और रिडेम्पशन अभी 2023 में करने वाले हैं, यानी कर चुके हैं। दैट्स व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि वो 2023 में निवेश कर चुके हैं या आप करना चाहते हैं 2024 में? ये पहले से ही निवेश इनका चल रहा है 2022 से 2020, मतलब मार्च 2020 से लेकर के मार्च 2023 तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और अब ये पैसे निकालना चाहते हैं। अभी तक निकाले नहीं थे, वहीं पे इन्वेस्टेड था। और इनके जो दोस्त हैं वो न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए हैं जो पैसे निकालेंगे। निवेश करने का जो टाइम पीरियड था वो 2020 से लेकर 2023 तक था। यस, पर अब उन्होंने उसके बाद उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना बंद किया, लेकिन अब वो रिडीम करेंगे, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जितना मैं समझ रहा हूं। मुझे लग रहा है कि हर्ष की लाइन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, तो हम अभी हर्ष को वापस से रिकनेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर पूछ रहे थे, श्याम सुंदर जी का सवाल लेकर आए थे और हर्ष इज बैक। यस हर्ष, प्लीज बताइए। हाँ जी। क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट 2020 से 2023 तक था मान लीजिए, और ये मैं मान रहा हूँ 1 अप्रैल 2023 के पहले इनका इन्वेस्टमेंट था। इन एनी केस इनका टोटल इन्वेस्टमेंट करीबन 40 लाख 45 लाख है, पर निकालना सिर्फ 10 लाख चाहते हैं। तो फीफो मेथड में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में, जो इनका पहला इन्वेस्टमेंट था वो माना जाएगा कि आप निकाल रहे हो। अभी अगर आपने पूरा 10 निकाले हैं तो जो भी यूनिट्स आपने पहले इन्वेस्ट की थी वो पहले रिडीम हो रही है। तो आपको वो ग्रैंडफादरिंग क्लॉज का बेनिफिट मिलता है, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का आपको फायदा मिलेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अगर आपने 3 साल से ज्यादा होल्ड किया है, तो 2020 में जो निवेश किया था आपने, इसमें निकाल रहे हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाता है, जिसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा विद 20% टैक्सेशन। और क्योंकि ये न्यूजीलैंड शिफ्ट हो चुके हैं और इनका अगर एनआरआई स्टेटस है, तो इनका जो भी टैक्सेबल लायबिलिटी आती है वो टीडीएस के रूप में कट के इनके हाथ में आएगा। ओके, सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो के आधार पर इस पर टैक्सेशन जो है वो लगेगा और इनको इसमें 1 लाख रुपए तक के गेन्स पर इनको कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो मुझे समझ में आया है अभी तक। मैं राइट हर्ष? नो, एक्चुअली प्रियंका, ये डेट स्कीम है, सो जो 1 लाख रुपए की जो बेनिफिट है उस पे भी लगेगा, इनके इनकम में जुड़ जाएगी, यानी वो इस पे वो इक्विटी, अच्छा वो इक्विटी स्कीम में ही फायदा मिलता है, राइट? हाँ, उसका जो 1 लाख रुपए का जो फायदा है वो आपको इक्विटी अगर कैपिटल गेन्स होता तो फर्स्ट 1 लाख इज टैक्स एग्जेम्प्ट, लेकिन क्योंकि ये डेट क्रेडिट रिस्क फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनका डेट एलोकेशन है जो 3 साल के ऊपर इनका होल्डिंग पीरियड हो चुका है, तो इन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा 20% इंडेक्सेशन के साथ में। और क्योंकि ये एनआरआई, अगर ये एनआरआई स्टेटस है इनका, तो पूरी टैक्स लायबिलिटी टीडीएस के रूप में कट के इन्हें इनके बैंक खाते में आएगी। ऑल राइट, सो श्याम सुंदर जी ध्यान रखिएगा, बहुत ही डिटेल में हर्ष जी ने समझा दिया है कि किस तरह से टैक्स लायबिलिटी बनेगी, क्योंकि ये डेट स्कीम है तो इसीलिए इससे जो भी वो रिडीम करते हैं वो उनकी इनकम में जुड़ जाता है और उस हिसाब से उनको अपनी स्लैब के अनुसार जो है इस पर टैक्स देना पड़ता है। एक क्विकली आपको बता दें, अगर आप मेरा सवाल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9311211874 पर, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको फ़ोन करें और आप खुद हमारे शो में जुड़कर अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, और भी अच्छा है। अगर आप लोग जुड़ेंगे, अपनी बात खुद रखेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। सो 9311211874 पर आप हमें केवल पोर्टफोलियो ही नहीं भेजिए, बताइए भी कि क्या आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और खुद अपना सवाल पूछना चाहते हैं, तो हम लोग हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही में आप हमें ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर, और यूट्यूब पर जिस तरह से आप हमें लाइव क्वेश्चन भेज रहे हैं इसी तरह से लाइव क्वेश्चंस भेजते रहिए। तो आज हम मेरे सवाल में बात कर रहे हैं हाइब्रिड फंड्स की। हमने बात की जो नए निवेशक होते हैं उनके लिए हाइब्रिड
कैटेगरी की स्कीम्स क्यों हैं अच्छा ऑप्शन, इस पर हमने फोकस किया। जाहिर तौर पर हाइब्रिड स्कीम्स की खास बात ये होती है कि यहाँ आप केवल इक्विटी में नहीं बल्कि इक्विटी, डेट और किसी और भी एसेट के एक मिले जुले कैटेगरी में निवेश कर रहे होते हैं, तो इससे आपका जो निवेश है वो बढ़ जाता है, केवल इक्विटी में फोकस नहीं होता। लेकिन वहीं अगर आप इक्विटी में ही ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं तब भी हाइब्रिड स्कीम्स में ऐसे स्कीम्स हैं जहां आप देखेंगे कि इक्विटी में ज़्यादा फोकस और डेट में कम रहता है। तो हाइब्रिड फंड्स जो हैं वो एक ऑप्शन है जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। मेरे साथ बने हुए हैं रुंगटा सिक्योरिटीज़ के हर्ष रुंगटा जो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। थोड़ी सी लाइन में गड़बड़ी थी इसलिए हर्ष को वापस रिकनेक्ट हमने किया है। हर्ष, अब मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। अभी देखिए हमने थोड़ी देर पहले एक पोर्टफोलियो देखा था जिसमें आपने देखा था ना स्मॉल कैप पर कितना रुझान था। तो स्मॉल कैप इज़ द रियल हीरो अभी तक मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ देवशीष पूछ रहे हैं बेस्ट स्मॉल कैप फंड बताइए हर्ष जो 20 साल के लिए वो निवेश अगर करना चाहते हैं तो। एक तो ये ना मुझे क्वेश्चंस काफ़ी स्कैरी लगते हैं, बेस्ट स्मॉल कैप फंड बताइए अगर 20 साल का निवेश है तो। एब्सोल्युटली राइट प्रियंका, बेस्ट बोल के कोई स्कीम हम अभी से जज नहीं कर सकते। आपको ये देखना होगा कि बेस्ट क्या होता है कि क्योंकि ये सारे एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं, आपको ये एक रेगुलर इंटरवल्स पे आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको चेंजेस करने होंगे। सो आज की तारीख में मैं अगर बताऊं तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड एक अच्छा स्कीम है जो कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टर्स। स्मॉल कैप में एसबीआई स्मॉल कैप भी एक ऑप्शन है जो कंसिडर कर सकते हैं। तो दो स्कीम्स में बता रहा हूँ कि फिलहाल कंसिडर करके वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज है, ध्यान रखें कि इन्वेस्टर को स्मॉल कैप फंड जो होते हैं, जो मैंने कहा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में उनका बहुत इट्स ऑन दी एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम में है। रिस्क भी ज्यादा है तो रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। मार्केट अगर गिरता है तो ज्यादा गिरावट आपको स्मॉल कैप में दिखेगी। तो अगर कोई इन्वेस्टर इस चीज से कंफर्टेबल है तो ही स्मॉल कैप का एक्सपोजर ले तो बेटर हो। ओके, सो स्मॉल कैप जो है ना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म आपको निवेश करना चाहिए। और प्लीज़ जस्ट डू नॉट फॉरगेट कि जब ये मार्केट जब वॉलेटाइल सेशन से गुजरते हैं ना तो सबसे ज़्यादा ये वॉलेटाइल सेगमेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा आपको ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। सेजल राउत का सवाल, एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड में 1500 की सिप है, इसे मैं हर साल बढ़ाने वाली हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, आपको कैसा लग रहा है? अगेन अ स्मॉल कैप जिस पर हमारे दर्शक को चाहिए जवाब कि भैया ये स्मॉल कैप है, 20 साल का नज़रिया है, लॉन्ग टर्म है, 20 साल नहीं बताया उन्होंने, 1500 रुपये का भी निवेश कर रही हैं। कैसा आपकी क्या सलाह होगी इसमें? ओके, सो हर्ष जी से हमारा कनेक्शन फिर से टूट गया है, तो वी विल वेट फॉर हिम टू जॉइन बैक। लेकिन हम इसके अलावा हम बात कर रहे थे आज हाइब्रिड फंड्स की। तो हाइब्रिड फंड्स में अगर आप निवेश को समझना चाहते हैं तो हमारे इस शो के शुरुआती कॉन्वर्सेशन का ज़रूर देखिए। और अभी हम सेजल का सवाल हम लेकर आने वाले हैं। एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड में 1500 की सिप कैसी रहेगी, और जवाब देने के लिए हमें भी हर्ष का इंतज़ार है क्योंकि हर्ष से हम बात करेंगे। लेकिन तभी आप देखिए कौन से हाइब्रिड फंड्स पर आज हमने चर्चा की है। सो हाइब्रिड फंड्स की खासियत ये होती है कि वो इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इनको बनाया जाता है। अगर एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है जो ज़्यादा जोखिम ले सकता है, लंबे समय के लिए निवेश कर सकता है, तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की कैटेगरी उसके लिए अच्छी होती है। मल्टी एसेट फंड्स भी इसी तरह के कैटेगरी है हाइब्रिड स्कीम की, जो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देने में कोशिश करती है। और मल्टी कैप जैसे कि मल्टी एसेट, माफ़ कीजिएगा, जैसा कि नाम है मल्टी एसेट, यानी अलग अलग एसेट में निवेश होता है, इक्विटी, डेट, गोल्ड, इन सब का समावेश आपको एक स्कीम में मिलता है। और मेरे साथ रुंगटा सिक्योरिटीज़ के हर्ष रुंगटा जुड़े हुए हैं। हर्ष, हम आपसे सेजल का सवाल पूछ रहे थे, ये भी अगेन स्मॉल कैप की फ़ैन है और बोल रही हैं एक्सिस के स्मॉल कैप डायरेक्ट में ये निवेश करती हैं 1500 का, जैसे कि हर साल बढ़ाएंगी। साथ ही साथ मैं बोल दूं अखिलेश मौर्य का भी सवाल मैं देख रही हूँ, जो भी है स्मॉल कैप पर ही, बंधन स्मॉल कैप में 2000 रुपये का निवेश कर रहे हैं। सो दो सवाल है, एक एक्सिस स्मॉल कैप का सेजल का सवाल और एक अखिलेश मौर्य का बंधन स्मॉल कैप का सवाल।
सो प्रियंका माफ कीजिएगा, थोड़ा नेटवर्क खराब है तो कोई मुझे बात नहीं, आयुष, हम समझ लॉग आउट सकते होना। हैं। हाँ। ओके। सो देखिए प्रियंका, एक्सिस स्मॉल कैप अच्छी स्कीम है, उसमें कोई कोई डाउट नहीं है कि आप उसमें बने रह सकते हैं। और वैसे ही जो बंधन स्मॉल कैप दिया वो भी अच्छी स्कीम है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें वो स्कीम में से निकल जाना है, या ये फंड हाउसेस अब परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कंसर्न प्रियंका, मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि इतना जो स्मॉल कैप में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप स्मॉल कैप का कौन सी कंपनी इस दायरे में आती है वो भी आप अगर ध्यान दें या समझते हैं क्या, तो वो जरूरी है। सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखते हुए स्मॉल कैप में ना करें, एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लें। आपके जो व्यूअर्स हैं जो अभी स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, इनसे मैं इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बंधन के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ इन दोनों स्कीम्स की फैक्ट शीट खोल के देख लीजिए कि ये स्कीम्स कौन से कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। उन कंपनियों को आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं कि आप कंफर्टेबल हैं क्या, क्योंकि अल्टीमेटली आप पैसे दे रहे हैं एक्सिस स्मॉल कैप में या बंधन स्मॉल कैप में या निपॉन ग्रोथ में, किसी में भी आप पैसे दे रहे हैं, ये जा रहे हैं कोई कंपनीज में। तो वो कंपनीज की लिस्ट आपको स्कीम की फैक्ट शीट में मिलेगी, और फैक्ट शीट को देखिए और आप सोचिए कि क्या आप इन कंपनीज के शेयर्स खरीदते अगर आप खुद से खरीदते तो। अगर सवाल का जवाब हाँ है तो आप कंटिन्यू करिए, अगर ना है तो ये वक्त है कि आप प्लीज ध्यान दें कि आपको अपना पैसा कैसे एलोकेट करना, लार्ज मिड स्मॉल। आप एक्सपोजर लें स्मॉल कैप का, ऐसा नहीं कि मत लें, लेकिन अगर एक ही स्कीम में और पूरी आपने स्मॉल कैप में लगा रखी है, तो शायद आपने सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखते हुए आपने इन्वेस्ट किया, ना कि अपना एसेट एलोकेशन या रिस्क प्रोफाइलिंग को समझते हुए एलोकेट किया। तो मेरा सिर्फ डर और कंसर्न उस लिहाज से है। तो मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप फंड की फैक्ट शीट पढ़ ले, कंफर्टेबल है कंटिन्यू करें, नहीं है तो प्लीज कोई दूसरी कैटेगरी में पैसे स्प्रेड करके लगाएं। ओके, सो हर्ष ने बहुत ही सेफली आप ही को बोला कि आप अपने निवेश को एक बार आंकलन कीजिए, ज़रूर फैक्ट शीट खोल कर देखिए। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया हर्ष, और मुझे लगता है हमें भी इसमें पता चलता है कि आखिर हम जो स्कीम में निवेश कर रहे हैं और अगर वो इक्विटी से जुड़ी है तो किस तरह की इक्विटी को पिक कर रही है। हो सकता है आपको पहली बार समझ में नहीं आए, दूसरी बार खोलिए पढ़िए उसके बारे में तो समझ में आने लगेगा। ओके, ये पोर्टफोलियो है अशोक जी का, और अशोक जी ने हमें बताया कि वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 6,000 का निवेश कर रहे हैं, निपॉन इंडिया के मल्टी कैप में 4,000 का निवेश है, आईसीआईसीआई के लार्ज एंड मिड कैप में 3,000 का निवेश है, निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में 5,000 का निवेश है, और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में भी 5,000 का निवेश है इनका। सो आपको कैसा लग रहा है अशोक जी का पोर्टफोलियो? एक अच्छा पोर्टफोलियो है अगर हम इसको थोड़ा सा समझें और बाकी व्यूअर्स पे अगर ध्यान दें, तो इनके पास फ्लेक्सी कैप है, इनके पास मल्टी कैप है, यस। लार्ज एंड मिड कैप है, एंड लार्ज कैप है। सो और बैलेंस इन्होंने सारी एडवांटेज फंड मार्केट भी है। एंड बैलेंस एडवांटेज जो हाइब्रिड फंड्स की हम बात कर रहे थे, तो इनका पोर्टफोलियो जो है ये इन्होंने हर एक डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर रखा है। और अगर आप देखेंगे कोई प्योर स्मॉल कैप नहीं है, लार्ज एंड मिड कैप तक ये आए हैं, और फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए और मल्टी कैप फंड के जरिए इन्होंने स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले रखा है। तो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट पोर्टफोलियो, इन्हें कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट अशोक जी का जो ये पोर्टफोलियो है, इससे लोग इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ रिटर्न चेस करना है, आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो मार्केट अगर वोलेटाइल होता है या गिरता भी है तो आपको अच्छा कुशन मिले। ये नहीं कि हम सिर्फ हाई बीटा या हाई रिटर्न की स्कीम्स देखें और सारा पैसा उसमें लगा दें। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पोर्टफोलियो अशोक जी, आप कंटिन्यू इसमें बेशक कर सकते हैं। ओके, सो अशोक जी का पोर्टफोलियो था, नाम हमने गलती से सौरभ का दे दिया था, लेकिन ये अशोक जी का ही पोर्टफोलियो था जिस पर हम बात कर रहे थे। प्रियांक दिवानी का सवाल, मैं 20,000 रुपये की सिप कर रहा हूँ, मेरा नज़रिया 10 साल का है, और ये कहाँ सिप कर रहे हैं ये देखते हैं। 5,000 रुपये का निवेश इनका है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में, एनजे के फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 का निवेश है, डीएसपी के स्मॉल कैप फंड में 2,500 का निवेश है, फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में भी 2,500 का निवेश है। इसके अलावा 1 लाख रुपए इन्होंने एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड और एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश किया हुआ है लमसम। क्या सही लग रहा है आपको? सो इन्होंने मोस्ट टॉक्ड अबाउट एनएफओस को पिक किया है, एसबीआई के ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड और एचडीएफसी के मैन्युफैक्चरिंग फंड ने, और ये मोस्ट टॉक्ड अबाउट ऑन द स्ट्रीट हैं। लेकिन हम देख रहे हैं एक सिप का पोर्टफोलियो और एक लमसम का इन्होंने पोर्टफोलियो बताया। योर व्यूज ऑन दिस? सो देखिए प्रियंका, अगर मैं फर्स्ट लुक देखता हूँ ना इस पोर्टफोलियो पे, तो ये एक सोल्ड प्रोडक्ट है इन द सेंस कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उनका पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड्स हैं,
इनके पास न्यूअर जो स्कीम्स है, एनजे फ्लेक्सी कैप इज रिलेटिवली न्यू इनटू द मार्केट इन कंपैरिजन टू पुराने फ्लेक्सी कैप्स जो आपके पास ऑलरेडी हैं। तो ये एक है ना थीमेटिक ओरिएंटेड पोर्टफोलियो हो गया। नो डाउट कि मैन्युफैक्चरिंग अच्छा लगता है यहाँ से, बट क्या एक इन्वेस्टर के रूप में आप एक मैन्युफैक्चरिंग फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप कोई ऑटोमोटिव सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आपको अपने आप से पूछना है। ये नहीं कि आप मान लीजिए फ्लेक्सी कैप फंड होता है आपके पास, या कोई और दूसरी ओपन एंडेड डाइवर्सिफाइड स्कीम्स है आपके पास, ऐसा नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमोटिव जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्या आपको ऐसे कोई थीमेटिक और सेक्टर फंड स्पेसिफिकली अपने पोर्टफोलियो में चाहिए, यह सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा। जहां तक सवाल देख के मुझे इन्वेस्टर प्रोफाइल समझ में आ रहा है, वो सिंपल सा लग रहा है कि ये एसेंशियली किसी से एडवाइस लेके इन्वेस्ट कर रही हैं जो एनएफओस को प्रमोट करते हैं, या कोई थीमेटिक फंड्स। क्योंकि आप देखें सारे ऑलमोस्ट एक्सेप्ट फॉर कोटक इमर्जिंग एंड एसबीआई स्मॉल कैप, बाकी जो हैं वो रिलेटिवली न्यूअर स्कीम्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। सो मेरा सुझाव प्रियांक के लिए यही रहेगा कि वो फिलहाल एक बार रीलुक करें कि किस कैटेगरी की कितनी कौन सी स्कीम में इन्हें अपनी प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। ये क्लियरली एक ऐसा प्रोडक्ट दिया गया है, ऐसा पोर्टफोलियो है जो किसी ने एनएफओस वगैरह प्रमोट करने के रूप में इनके पोर्टफोलियो में दिया है। स्कीम्स बुरी नहीं है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर इतना क्वालिफाइड है या इतनी जानकारी मार्केट के रखते हैं कि वो थीमेटिक और सेक्टर फंड्स में खुद से चूज करती। मुझे नहीं लगता कि ये इन्वेस्टर की प्रोफाइल वैसी है। तो थोड़ा वो न्यूट्रल बेसिस पे, ना कि कोई एडवाइजर कोई एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर को सुनते हुए अपना एनएफओस में इतना निवेश करे, मुझे नहीं लगता कि वैसी एज ऑफ नाउ शी इज माइग्रेटेड और शी इज अपग्रेडेड हरसेल्फ टू दैट काइंड ऑफ अ कहीं लेवल। ऐसा तो तो मुझे नहीं लगता कि है आप थोड़ा बहुत ओवर एडवाइस लेकर के निवेश कर रही हैं, तो थोड़ा सा हर्ष को लग रहा है कि आपको एक बार रीलुक करना चाहिए अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कि आपके स्कीम चुने गए हैं। अगर आपको किसी ने सजेस्ट किया तो प्लीज़ उनसे पूछे कि क्यों सजेस्ट किया है आपको, बिकॉज इट्स लुकिंग टू हैवी जितने न्यू स्कीम्स हैं उस पर। सो हर्ष, इसी से जुड़ा एक लाइव क्वेश्चन भी किसी ने पूछा और मुझे लगा दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट। अब ये हैंडल जो है वो मुझे उसका नाम समझ में नहीं आ रहा, पीस टाइम्स लिखा हुआ है, और इन्होंने ये पूछा है इज़ न्यू फंड बेटर और ओल्ड फंड। तो ये क्लियरली मैं यहाँ पर आपका एक व्यू, मतलब आजकल इतने सारे एनएफओज आ रहे हैं, अभी इसी साल हम देख रहे हैं कुछ अराउंड 40 एनएफओज ऑलरेडी आ गए हैं, और अभी तो आधा साल हम बस हिट ही किए हाफ ईयरली, यू नो। सो बहुत सारे एनएफओज आते हैं, बज़ बहुत क्रिएट होता है और इन्वेस्टर्स को लगता है कि अरे कुछ नया आया है, यहाँ पर निवेश करते हैं। तो ये हमेशा रहता है, न्यू स्कीम वर्सेज ओल्ड स्कीम। व्हाट इज़ योर टेक? इसका इसका ना दो तरीका है देखने का प्रियंका। एक है कि सेबी ने, जैसे मैं बोला, अक्टूबर 2017 में कैटेगराइजेशन ला दी कि इक्विटी में आपके पास लार्ज कैप में एक ही फंड हो सकता है, ऐसे अलग अलग मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे अलग अलग। डेट में उन्होंने दिया कि आप 16 तरह की कैटेगरीज हैं, लो ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, सब दे दी उन्होंने। हाइब्रिड में उन्होंने बना दिया। अब अगर कोई एक फंड हाउस है जिनके पास इन कैटेगरी के बेसिस पे अगर कोई स्कीम नहीं है, तो वो जेन्युइनली वो स्कीम को लॉन्च करेंगे। तो मान लीजिए कोई मल्टी कैप फंड, बहुत सारी फंड हाउस के पास नहीं है, तो उन्होंने मल्टी कैप फंड लॉन्च किया, तो उसमें उनका एनएफओ आ रहा है और वो अपना प्रोडक्ट बास्केट पूरा कर रहे हैं ताकि एक इन्वेस्टर को ऑप्शन दे सके। राइट। अब ये क्या हो गया कि बहुत सारी ऐसी फंड हाउसेस हैं जिनकी सारी कैटेगरीज फुल हो गई हैं, तो उनमें अभी उनको फ्रेश लॉन्च करने का कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। अब एक थीमेटिक कैटेगरी ऐसी है जिसमें कोई लिमिट नहीं। आप कोई भी चीज बना के, आप कोई भी चीज का एक थीम बना ले और उसको आप लॉन्च कर दें। अब ये कंपनियां एनएफओस लाती क्यों है? तो एक तरह की कंपनीज हैं जो अपना प्रोडक्ट ऑफरिंग पूरा करना चाह रही है, उनके पास सारी स्कीम्स नहीं थी, तो वो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स पूरा कर रही है, मार्केट में एक एनएफओ लाती है और कहती है कि भाई मेरे पास एक मल्टी कैप फंड भी है, लार्ज कैप, मिड कैप, सब है मेरे पास। अब ऐसी कोई एक दूसरी टाइप की सेट ऑफ कंपनीज है जिनको अपना प्रोडक्ट बास्केट पूरा हो गया, लेकिन एनएफओ बस करना है। मतलब जब तक एक एनएफओ नहीं आएगा, आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास कोई ऑप्शन होता नहीं कि इन्वेस्टर को फिर से रीच आउट करे, फिर कुछ ना कुछ बातचीत चालू होगी तो कुछ ना कुछ फंड इकट्ठा होता है, तो एयूएम बढ़ता है उस हिसाब से। और तीसरी कैटेगरी ऐसी है कि जेन्युइनली कोई थीम अच्छी लग रही है या कोई सेक्टर अच्छा लग रहा है जो पहले पास्ट में नहीं था, जैसे डिफेंस फॉर एग्जाम्पल। पहले कोई डिफेंस की इतनी बड़ी बातें हुई नहीं थी क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का फोकस डिफेंस पे था नहीं। अब इंडियन गवर्नमेंट इंजीनियसली मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है डिफेंस प्रोडक्ट्स को और एक्सपोर्ट भी करने के इरादा रखती है, तो लोकल डिफेंस कंपनीज को बहुत अच्छा इम्पिटस मिलेगा, मतलब एक प्रमोशन मिलेगा।
तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो ये देखता है कि मुझे डिफेंस सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उस हिसाब से इन्वेस्ट करना है, तो फंड हाउसेस एक लॉन्च कर रहे हैं वो प्रोडक्ट को। सो बहुत अलग अलग टाइप के लॉन्चेस होते हैं, और एक है कि आप सिर्फ थीमेटिक के नाम पे आप लॉन्च किए जा रहे हैं क्योंकि आपको कुछ ना कुछ मार्केट में लाके थोड़ी थोड़ा प्रमोशन करना है ताकि एयूएम बढ़े। तो इन्वेस्टर को बहुत ध्यान रखना है कि आप कोई भी नई स्कीम ले रहे हैं, कोई एनएफओ आता है, तो क्या उस एनएफओ में कुछ ऐसा अलग है जो आपको एग्जिस्टिंग टीम्स में नहीं। अगर ऐसी कुछ बात है, कोई नया कॉन्सेप्ट है, जो नया थीम है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तब तो आप सोच भी सकते हैं उसमें इन्वेस्ट करना। लेकिन आपको ये देखना होगा कि क्या मुझे उस थीम में इन्वेस्ट करना है, ये नहीं कि क्योंकि आ रहा है तो मैं इन्वेस्ट करना है। यस। तो आपको देखना है कि कुछ ऐसा अवेलेबल है कि नहीं, और अवेलेबल है तो मैं ये न्यू फंड में क्यों डालूं, ऐसा क्या मुझे इसका कोई ट्रैक हिस्ट्री नहीं है, कोई मुझे पास्ट परफॉर्मेंस पता नहीं है, तो क्यों ना मैं ऐसे फंड में जाऊं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला प्रेफरेंस वो होना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दिस, अगर कोई नया थीम आ रहा है और जो लगता है कि मौका सही है उस थीम में इन्वेस्ट करने का और आपको सूट करता है, तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हर कोई अगर ये सोच के कि 10 रुपए की एनईवी है, सस्ती है, न्यू फंड ऑफर आ रहा है तो मुझे ज्यादा फायदा होगा, ऐसा नहीं है। सो प्लीज एनएफओ को ब्लाइंडली मत लीजिए, सोच समझ के देखिए कि आपके पोर्टफोलियो और आपके रिक्वायरमेंट को फिट होता है तो ही आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें, नॉट अदरवाइज। ऑलराइट, एक अब मयंक जी का मैं क्वेश्चन लेकर आती हूँ। मयंक पूछ रहे हैं कि ये क्वांट के, अगेन क्वाइट टॉक्ड अबाउट, क्वांट के फ्लेक्सी कैप में निवेश कर रहे हैं 10,000 का, जेएम के भी फ्लेक्सी कैप फंड में इनका 10,000 का निवेश है। 10 साल में ये जो इनका 20,000 का निवेश है, ये इनके लिए कितना कॉर्पस जनरेट कर सकता है? और मयंक जी की उम्र है 48 राइट नाउ। अब ये कैलकुलेशन करना इतना तो मुझे नहीं लगता इतने क्विकली पॉसिबल हो पाएगा, बट फिर कोशिश आप कोशिश कुछ करता हूँ, कोशिश करता हूँ प्रियंका। अगर ये 20,000 बीस का हजार रुपया निवेश है। महीने का, यस। तो ये 10 साल बाद इनका करीबन 46 लाख, 45 to 46 लाख ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये 12% से ग्रो करेगा तो। क्योंकि इनका 20,000 का इन्वेस्ट हो रहा है और 10 साल करना चाह रहे हैं, 12% से करीबन 45 to 46 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो 45 to 46 लाख। मयंक जी, एक क्विक कैलकुलेशन हमने आपको करके दिया है। परवेश सहरावत जी का अब मैं क्वेश्चन लेना चाहूँगी। मेल किया था इन्होंने मुझे पिछले हफ्ते ही। परवेश जी, आई होप आप देख रहे हो आज शो। तो इन्होंने 9 महीने से 33,000 रुपये जो है वो निवेश किए हैं। इन्होंने हर स्कीम का डिवीजन हमें नहीं बताया है, पर 33,000 ये कहाँ कहाँ निवेश कर रहे हैं वो मैं बताती हूँ। क्वांट फ्लेक्सी कैप में निवेश है इनका, मिड कैप और मल्टी एसेट फंड में निवेश है इनका, क्वांट के ही, और क्वांट के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश है। ईएलएसएस क्वांट म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश कर रहे हैं। और इनका नज़रिया जो है वो 8 से 10 साल का है। अब ये पोर्टफोलियो आपको सही लग रहा है, इसी को कंटिन्यू करें। क्या व्यू आप देना चाहेंगे? टू मच रिलायंस ऑन क्वांट? या एब्सोल्युटली। प्रियंका एकदम आपने सही बताया। देखिए अभी इनके पास क्या हो रहा है, एक फंड हाउस कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। इनका कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में हो रहा है। क्वांट का एक प्रोप्राइटरी सिस्टम है जिसके बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। मान लीजिए स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेसेस जो अलग अलग फंड हाउसेस की क्या होती है, कोई ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, कोई वैल्यू ओरिएंटेड होता है, कोई होता है ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशन। तो अरे हर एक फंड हाउस क्या है, वो एक स्ट्रैटेजी बनाता है कि हम किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। एक होती है कि जहां पे मुझे अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है, कंपनीज में ग्रोथ है लेकिन एट रीजनेबल वैल्यूएशन, तो मैं वैसी कंपनी शॉर्टलिस्ट करके करूंगा। एक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग होता है कि मैं ग्रोथ कंपनीज में करूंगा, भले ही उसकी पी बहुत महंगी हो, तो वैल्यूएशन ज्यादा होगा, पी मल्टीपल ज्यादा होगा, लेकिन ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है, तो क्यों ना मैं उसमें फिर भी इन्वेस्ट करूं। तो हर एक फंड हाउस का एक इन्वेस्टमेंट फिलोसफी होता है। क्वांट की फिलोसफी मोर और लेस इट इज मोर ऑन द मोमेंटम साइड। ये अगर मैं उन्हें ग्रोथ और वैल्यूएशन पे शायद नहीं इतना देंगे, वो ये देखेंगे कि मोमेंटम कितना है स्टॉक्स में, इन डिपेंड्स ऑन द प्राइस वॉल्यूम्स वगैरह को देखते हुए। तो अगर आप वैसी स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो क्वांट कर रहा है और इनकी सारी स्कीम्स क्वांट की है, तो इनका पूरा पोर्टफोलियो लगभग एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर ये ऐसा मोमेंटम स्ट्रैटेजी चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन कोई भी एक रिटेल इन्वेस्टर पर्टिकुलरली मैं चाहूंगा कि वो एक अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को रखें, कि अलग मार्केट टाइमिंग इनका अलग तरह का परफॉर्मेंस होगा। मोमेंटम स्ट्रैटेजी वोलेटाइल मार्केट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ओके।
ओके, सो in one sector. स्ट्रैटेजी भी कंसंट्रेटेड हो जा रहा है, आप एक ही कंपनी के ही अलग अलग स्कीम्स में कर रहे हैं, ये भी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा आपकी पोर्टफोलियो में नज़र आ रहा है। ठीक है, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड टू दिस? आप कुछ और ऐड Yes, करना ma'am. चाहेंगे हर्ष? हाँ प्रियंका, बस इतना ही कि बेसिकली आप एज एन इन्वेस्टर अलग अलग फंड हाउसेस में करें ताकि आपको अलग अलग फंड एक्सपर्टीज मिले, अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल मिले। तो इसके हिसाब से इनका जो पोर्टफोलियो है इन्हें थोड़ा फंड हाउस लेवल पे डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग स्कीम्स को जोड़ने की जरूरत है, नॉट फ्रॉम ओनली क्वांट लेकिन अदर फंड हाउसेस। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच हर्ष। आज के शो को यहीं रैप अप करते हैं। आपने हमें बहुत समय दिया, इंटरनेट हमें काफ़ी धोखा देता रहा, बट आप वापस आते रहे और हमारे साथ जुड़ते रहे। आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच हर्ष। थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू जी। ओके, सो इट वाज अ ग्रेट शो। बहुत सारे लोग लाइव जुड़े हुए थे, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ऐसे ही जुड़ते रहिए, हम आपके सवालों को कल के शो में लेकर आएंगे। और आप हमें व्हाट्सएप भी करते रहिए, ईमेल भी करते रहिए, जब तक कि हम आपके सवाल को अपने एक्सपर्ट के सामने नहीं रखते। भेजते रहिए अपने सवाल, जुड़ते रहिए लाइव हर दिन शाम को 4 से 5 बजे। अपने कॉमेंट्स भी दीजिए, क्या आप सुनना चाहते हैं, किन टॉपिक्स के बारे में आप हमारे एक्सपर्ट की राय चाहते हैं, ये सब भी आइडियाज़ भी हमें भेजते रहिए। और ऐसे ही संवाद जारी रहेगा तो शो आगे बढ़ता रहेगा। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। मेरी सिप मेरा सवाल।